चिल्ड्रन, लास्ट वी डिड पैरामीटर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कि क्यों हम इनकम को पैरामीटर फॉर डेवलपमेंट नहीं मान सकते। गॉट इट क्लियर? उस पर कोई क्वेरी तो नहीं थी किसी की? चलिए दो बार और रीड कर लीजिएगा, क्वेरी होगी तो खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट चिल्ड्रन, वी हैव द फिनोमेना व्हाट इज कॉल्ड एज क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स की जब हम बात करते हैं बच्चों, तो उसमें क्या क्या कॉम्पोजिशन आता है, ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले जब हम क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करते हैं, द फैक्टर्स आर चिल्ड्रन अवेलेबिलिटी ऑफ बेसिक नेसेसिटीज, रोटी कपड़ा मकान, दैट इज फूड क्लोथिंग एंड शेल्टर। ये पुरानी अप्रोच थी, ट्रेडिशनल अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच इज लिटरेसी भी होनी चाहिए, हेल्थ केयर अच्छा होना चाहिए, क्लीन एनवायरमेंट, पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी आपको सड़क पे झापड़ मार के चला जाए और आप कुछ ना बोल पाए, कोई एक्शन ना ले पाए। अगर ऐसा है, जस्ट लाइक पाकिस्तान अफगानिस्तान में ऐसा ही होता है, तो वहां पे हम बोल सकते हैं कि क्वालिटी ऑफ लाइफ इज वेरी 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 पुअर एज सच। गॉट इट क्लियर? So please write down in your copies the heading quality of life, followed by quality of life depends upon factors such as availability of basic necessities, food, clothing, shelter, equal distribution of income। नहीं बच्चों, equitable। डॉक्टर है तो भाई स्किल ज्यादा है, सैलरी ज्यादा होगी, बट कंपाउंडर है तो स्किल कम है तो सैलरी भी कम होगी। लिटरेसी, हेल्थ केयर, क्लीन एनवायरमेंट, पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स। तो वी टॉक अबाउट फर्स्ट बेसिक नेसेसिटीज, second equity in distribution of income and wealth, third is literacy, fourth is healthcare, fifth is clean environment, sixth is political and civil rights as such। तो ये सारी चीजें टॉप नॉच होनी चाहिए एकदम, तभी हम बोल पाएंगे that we have a better quality of life। तो इन सारी बातों को जब हम कंसिडर करते हैं और उससे एक कैलकुलेशन डेवलप करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। तो इसमें सबसे पहले आता है बच्चों ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, राइट? कैपिटल ए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। सो एचडीआई एक्चुअली यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली बना। ये यूएनडीपी होता क्या है बच्चों? सबसे पहले आपको यूनाइटेड नेशंस के बारे में पता होगा, मैंने एक बार डिस्कस किया था। सबसे पहले बना था लीग ऑफ नेशंस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, कि भाई जो कंट्रीज पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं उनको फिर से कैसे संवारा जाए, कैसे उनको ठीक किया जाए। बट अमेरिका जो है ना, वो थोड़ी दादागिरी कर रहा था। लीग ऑफ नेशन बनते टाइम उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी नहीं गई, तो उन्होंने सोचा कि भाई हम इसके अगेंस्ट जाके कुछ और बनाएंगे। तो उन्होंने कभी भी लीग ऑफ नेशंस का मेंबर बनने की इच्छा शक्ति जाहिर की नहीं और साइन नहीं की मेंबरशिप। लीग ऑफ नेशंस खत्म हो ही रहा था, उससे पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर आ गया, एंड अकॉर्डिंगली हमने यूनाइटेड नेशंस बना डाला उस समय। यूनाइटेड नेशंस में स्टार्टिंग में तो यही 5-6 मेंबर्स थे, इनकी किट्टी पार्टी थी। यूएन में यूएस था, यूके था, रशिया था, चाइना था, फ्रांस, जापान, ये सब थे बड़ी बड़ी पावर्स बेसिकली। और आज तो खैर सैकड़ों कंट्रीज की मेंबरशिप है। तो उन्होंने हर एक्टिविटी के लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाया। लाइक बच्चों के भले के लिए उन्होंने क्या बना दिया? यूनेस्को बना दिया। कंट्रीज में डेवलपमेंट ठीक ठाक हो उसके लिए क्या बना दिया? यूएनडीपी। ये तो किताबों में पढ़ाया जाता है, रियलिटी में आपको बताता हूं। रियलिटी यूएन बनाने के पीछे ये थी कि ये जो सुपर पावर्स हैं इनको हर देश में घुसने का मौका मिले, फोकट का लाइसेंस, फ्री का वीजा यूएन के नाम पे। तो ये यूएन के नाम पे हर कंट्री में घुसते हैं और वहां पे अगर इनके खिलाफ कोई गुटबाजी चलती है तो इसको कंट्रोल कर लेते हैं। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? जैसे मान लीजिए आपके पास ढेर सारे पैसे हैं, ढेर सारा वेल्थ आपके पास है, बिजनेस बढ़िया चल रहा है, तो आपके दुश्मन भी 100 हो जाएंगे। तो आपको लगेगा मोहल्ले में कैसे सबके घर में घुसे और सबके सीक्रेट्स आपके खिलाफ जो चल रहे हैं उसको पता लगाया जा सके। अंडरस्टूड और नॉट? अमेरिका, चाइना, देखिए जो ज्यादा तरक्की करेगा ना, डर उसी को होगा। सड़क का भिखारी कभी इंश्योरेंस कराता है? एब्सोल्युटली नॉट। जो सस्ती गाड़ी खरीदता है ना, वो उसमें गार्ड नहीं लगवाता साइड में। जो महंगी गाड़ी खरीदता है ना, गार्ड वही लगवाता है कि भाई स्क्रैच लग जाएगा मेरी गाड़ी को। जिसकी गाड़ी सस्ती है वो क्या स्क्रैच की चिंता करे? तो अमेरिका, चाइना, रशिया, ये सब बड़ी पावरफुल कंट्रीज बनी, बड़ा डेवलपमेंट हुआ। बाद में इनको लगा कि लोग हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने हरकतें चालू की। ओसामा बिन लादेन वाली स्टोरी मैंने आपको बताई थी। यूएस ने हायर किया रशिया के 13 टुकड़े करवाने में, क्योंकि रशिया को ब्रेकअप कर देंगे तो हम वर्ल्ड की पावर बन जाएंगे। गॉट इट क्लियर? चाइना भी यही काम करता रहता है, हर कंट्री को, इंडिया के बगल में श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया, इन सबको लोन देते रहिए और लोन इतना दे दीजिए कि वापस ये कभी रिपे कर ही नहीं पाएंगे। फिर आप ऑक्यूपाई करेंगे इनकी जमीन, वहां पे अपना एयरबेस बनाएंगे और इंडिया के खिलाफ मिसाइल लॉन्च करेंगे वहां से। इंडिया
नहीं, लोन में नहीं है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा सपना है कि हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएं। तो यूनाइटेड नेशंस इन्होंने ग्रुप बनाया कि भाई हम बोलेंगे कि हम कंट्रीज के पीस, सिक्योरिटी, सिविल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स, इन सब की बातें करेंगे। और ये तो एक मुखौटा था, इसके पीछे इनको हर कंट्री के अंदर एंट्री मारनी थी। व्हाट इट क्लियर? तो अफगानिस्तान एंट्री मारे, क्यों? ओसामा बिन लादेन को बर्बाद करने के लिए। ओसामा बिन लादेन इनका दुश्मन क्यों बन गया? रीजन वाज कि अमेरिका ने उसको 90s में हायर किया था, CIA एजेंट था बेसिकली, पढ़ा लिखा आदमी था, बीटेक था, सऊदी अरेबिया के प्रिंस थे ये। तो इनको हायर किया गया कि आप रशिया के टुकड़े करवाइए, हम आपको वहां का कोई राजा महाराजा बनवा देंगे। अपना मतलब जब निकल जाता है तो अपने ही डॉग को हमने शूट कर देने की प्रैक्टिस जाननी हुई है, तो इन्होंने उसको हटा दिया। सद्दाम हुसैन अंकल को पकड़ लिए, ईरान इराक में लड़ाई करवाओ, तुमको वहां का सो कॉल्ड किंग बना देंगे। अपना मतलब वहां निकल गया, उनको भी निपटा दिए। तो ये सारे लोग अमेरिका के खिलाफ चले गए कि अपने मतलब के लिए आपने हमको यूज किया, जब आपका मतलब निकल गया, आपने दूध में से जैसे मक्खी निकालते हैं ना, इनको भी निकाल दिया। तो यूएन की सो कॉल्ड कार्यवाही होती है फिर हर देश में कि भाई हम यूनाइटेड नेशंस हैं, हम पीस एंड हार्मनी। तो यूनाइटेड नेशंस है क्या? कोई कंट्री थोड़ा है, ढेर सारी कंट्रीज का ग्रुप बना दिया गया, जिसमें से 5-6 टॉप में हैं, जिनकी चलती है वहां पे वीटो, बाकी सब बेचारे नौकर की तरह जी हुजूर करते हैं। अंडरस्टूड और नॉट चल रहा? ओके। तो अभी अफगानिस्तान एंट्री की थी तोरा बोरा की जब लड़ाई थी, बेसिकली तोरा बोरा की जब लड़ाई हुई, क्यों? कि भाई ओसामा बिन लादेन को खत्म करना है। क्यों खत्म करना है? क्यों खत्म करना है? क्योंकि उससे उनको नुकसान ज्यादा था। और मारा कहां पे गया ओसामा बिन लादेन बच्चों? पाकिस्तान के एबटाबाद में। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उनको शरण दी। व्हाट इट क्लियर? शरण किस लिए दी? ये यहां पे रहेगा तो सो कॉल्ड इंडिया को नुकसान पहुंचाने में बड़ा आसान होगा हमको। खोपड़े में बात गई। बट मेरे को लग रहा था कि इंडिया को ओसामा बिन लादेन से जितना नुकसान है, उससे कहीं ज्यादा नुकसान हमें है। अमेरिका ने कैलकुलेट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कि उसको मारे तो कितना फायदा, जिंदा छोड़े तो कितना नुकसान। पता लगा कि जिंदा छोड़ने में नुकसान ज्यादा होगा और मारने में नुकसान कम होगा, तो इट इज बेटर कि हम उसको मार देते हैं। और ये बोल दिया कि सो कॉल्ड सो एंड सो XYZ चीजें, बट अपनी असलियत किसी को आज तक उन्होंने बताई नहीं। जिनको पता भी है वो सामने डरते हैं बोलने से। अंडरस्टूड? तो यूएन समझ में आ गया बच्चों? पक्का? तो यूएन फोर्सेस किसकी होती हैं? कुछ इंडिया के लोग होते हैं वहां, कुछ आर्मी हमारी यूरोप की भी होती है, ग्रेट ब्रिटेन की, कुछ जापान की फोर्सेस होती हैं। तो जिस कंट्री में जहां जरूरत पड़ती है इनको भेज दिया जाता है। तो ये 4-5 मोहल्ले के रईस लोग, जिनको लग रहा था कि मोहल्ले में चोरी हुई तो हमारे घर से सबसे ज्यादा लूटा जाएगा, इन्होंने पैसे मिला के मोहल्ले में चारों तरफ गेट लगा दिए ताकि कोई एंट्री ना हो। इन्होंने ही कैमरे पे पैसे खर्च किए हैं, इन्होंने ही अपने सिक्योरिटी गार्ड बिठाए हुए हैं। और अगर कहीं गलती हो जाए तो इनके लोग सबसे पहले जाएंगे, क्योंकि नुकसान इनका सबसे ज्यादा हुआ है। ईशा बच्चे पावकी जी समझ गए पूरी कहानी? यस सर। यस तो सर। यूनाइटेड नेशंस ने अपनी ढेर सारी दुकानें खोली हुई है बच्चों। एक दुकान का नाम यूनेस्को है, एक दुकान का नाम UNDP है। इसी के तहत इन्होंने वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल बैंक और रिकंस्ट्रक्शन बनाया। बस हर जगह कुछ ऐसा ग्रुप बना लिया जिससे हमारा प्रेजेंस हर जगह हो जाए। तो 1990 में सबसे पहले इन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बनाई और उसके बाद से हर साल ये रिपोर्ट छपने लग गई। गॉट इट क्लियर? तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली हम काम क्या करते थे, हम लोगों को ये बताते थे किस कंट्री का HDI क्या है, कैसा है, और अपने आप को हमेशा ऊपर रखते थे ताकि लोगों को लगे कि अमेरिका में डेवलपमेंट, लोगों की खुशी, हैप्पीनेस लेवल सबसे ज्यादा है, ताकि हमारा टूरिज्म बढ़े। गॉट इट क्लियर? हमारे यहाँ लोग आएंगे, पैसा खर्च करेंगे तो हमारी इंडस्ट्रीज ग्रो करेंगी। बट असलियत ये है कि भाई डेवलपमेंट तो इंडिया में ज्यादा हो रहा है, बट हमें कैसे पोर्ट्रे किया जाता है पूरी दुनिया में? एज अ पुअर कंट्री, अंडर डेवलप्ड कंट्री, और हालत खुद टाइट है। तो मोदी जी ने सबकी बैंड बजा दी, अब सब ठीक हो रहा है, परेशान मत होइए। तो सबसे पहले बच्चों UNDP के कुछ पैरामीटर्स आप लिख लीजिए। UNDP के पैरामीटर्स लिख ले बच्चों। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाज डिवाइस्ड बाय UNDP प्रोग्राम फर्स्ट टाइम इन 1990। सेकंड, UNDP publishes its report every year, और इन्हीं रिपोर्ट से बेसिकली इकोनॉमिक डेवलपमेंट अब कैरी आउट होता है। समझ गए बच्चों कहानी को? पक्का? और ये अमेरिका की जो हरकतें हैं कोई आज की नहीं बच्चों, ये समझ लीजिए आप 18th और 19th सेंचुरी से चलती चली आ रही है। ऐसे देश जो इनसे रईस है, क्यों ये गल्फ कंट्रीज के पीछे पड़े, मैं आपको इसकी सोची समझी साजिश बताता हूं। गल्फ के पास ऑयल है, अमेरिका के पास भी अलास्का में खूब तेल भरा है, खूब तेल।
और शेल इज एन अमेरिकन कंपनी चिल्ड्रन, और अमेरिका काफी प्रमोट करता है सो कॉल्ड नॉन पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, कि लोग ज्यादा से ज्यादा अपना ट्रांसपोर्ट यूज करें, क्योंकि तेल बहुत है इनके पास। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप यूज करने लग जाएंगे तो अपनी गाड़ी खरीदेंगे नहीं। और इंडिया में अगर पेट्रोल चिल्ड्रन 97 रुपीज लीटर है ना, यूएस में आधे डॉलर में 1 लीटर पेट्रोल लगभग मिल जाता है, 40 रुपए के आसपास। क्यों सस्ता है इतना? क्योंकि सप्लाई बहुत ज्यादा है बट डिमांड उतनी है नहीं। इनको क्या जरूरत पड़ी है रशिया और गल्फ कंट्रीज के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाने की? ये डोमिनेट करते हैं शुरू से, राजा है ना, बेसिकली राज करने की आदत है। तो उन्होंने गल्फ कंट्री को बोला कि आप इंडिया को इस पर्टिकुलर प्राइस पे ही तेल बेचोगे, महंगी प्राइस पे मतलब, गॉट इट क्लियर? आप इंडिया को इतना ही ऑयल बेचोगे। सर ये गल्फ वाले मानते क्यों इनकी बात? इसलिए मानते हैं क्योंकि गल्फ वालों की हालत खराब है। गल्फ कंट्रीज में पढ़ाई लिखाई का कोई बहुत ज्यादा एम्फेसिस है नहीं, तो वहां से यूएस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करता है कि भाई हम आपके 2000 बच्चों को हर साल सब्सिडाइज्ड फीस में पढ़ाएंगे। यूएस से जितना आप खरीदोगे उस पर इंपोर्ट ड्यूटी बहुत कम होगी, और आपके लोगों को यूएस में बिजनेस सेटअप करने की इजी अनरेस्ट्रिक्टेड परमिशन दे दी जाएगी। अब गल्फ ने इतने एहसान जब लिए हुए हैं तो क्या उनकी हिम्मत है कि उनकी बात ना माने बच्चों? तो उनका ही तो फायदा हो रहा है कि महंगा तेल बेच रहा है। क्या गल्फ ऐसा बोल सकता है कि उनकी बात ना माने? बात बिल्कुल माननी पड़ेगी, बात बिल्कुल माननी पड़ेगी। गॉट इट? अब अमेरिका ने रेस्ट्रिक्शन क्यों लगाए? अलास्का में जो ऑयल है ना उसकी डिगिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है, ठंडी जगह है बेसिकली। तो जब अलास्का से ऑयल एक्सट्रैक्ट करके हम बेचेंगे तो कॉस्टिंग हर कंट्री के लिए बहुत महंगी हो जाएगी, उससे भी महंगी जितने में हम गल्फ और रशिया से खरीदते हैं। तो दैट्स वाई वो यही सोचते हैं कि ईरान इराक में पहले तेल खत्म करवा दो, हर कंट्री में रिसोर्सेज इस तरह के खत्म करवा दो, कल को फिर हम ही बचेंगे, रैंपेंट प्रॉफिट करके भयंकर प्राइस में ऑयल को बेचेंगे, 400 रुपए लीटर में बेचेंगे, 500 रुपए लीटर में बेचेंगे, डोमिनेट करेंगे आपको। दैट्स वाई हमारी कंट्री में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सोलर एनर्जी, इन सब का बिजनेस बढ़ रहा है। गॉट इट क्लियर? सिर्फ वॉरफेयर बेचना जानते हैं वो लोग, और कुछ बेचना नहीं जानते। क्यों? वो लोग काफी इंडियंस को पिक कर लेते हैं, हायर कर लेते हैं अच्छी जॉब्स पे, इसलिए कि भाई इंडियंस की हैसियत इंडिया में बहुत कम है बट बाहर बहुत ज्यादा है, तो यहाँ से लोगों को ले जाते हैं ब्रेन ड्रेन, और वहां जाके वो अमेरिकन कंपनीज के लिए काम करते हैं। लॉजिक अंडरस्टूड? लॉजिक अंडरस्टूड। बट अब मोदी जी ने सेटिंग बैठा ली कि भाई अमेरिका तुम्हारे बच्चों को एमबीए कितने में कर रहा था? 20 लाख में, अब हम 5 लाख में कराएंगे। समझ में आ गया? कितनी परमिशन है वहां बिजनेस करने की? इंपोर्ट कितना करना है साल भर का जो फ्री में रहेगा? कितने पैसे का? हम इससे डबल पैसे का दे देंगे तुमको बेनिफिट। तो अल्टीमेटली बेनिफिट जब मोदी जी ने उनको गिना दिए कि आपको हम डबल ट्रिपल दे रहे हैं, तब वो जो रिबन नहीं लगाते, बैंड लगाते हैं ऊपर, शेख लोग, वो उनकी बात नहीं मानेंगे। रशिया की थोड़ी बहुत जान पहचान थी उनसे, वैसे तो कोल्ड वॉर हमेशा चली, डिसआर्मामेंट वगैरह में आपने पढ़ा होगा रशियंस की और यूएस की। अब जब से ये नाटो अग्रीमेंट साइन करने के लिए उन्होंने यूक्रेन को बोला, यूक्रेन हाँ भी बोल गया, रशिया वालों ने अटैक कर दिया, क्योंकि इसके थ्रू अमेरिका यूक्रेन में आ जाता, गॉट इट क्लियर, और वहां पे भी अपने 2-3 मिसाइलें लगाता, तो थ्रेट किसको होता? रशिया को। तो रशिया ने वार कर दिया उनके ऊपर, गॉट इट क्लियर? तो वॉर वाज डिक्लेयर्ड। वार और वॉर एक ही चीज है, वार करना वाह वाह में आ की मात्रा रहा, और वॉर एक ही चीज है। जीत क्यों पा रहा है यूक्रेन पर? तो लोग यूक्रेन को बहुत छोटा समझ रहे थे ना, कॉकरोच है ना, भागता बहुत तेज है, मारना बहुत मुश्किल है। तो सो कॉल्ड अब रशिया ने सोचा कि भाई अगर ये नाटो अग्रीमेंट साइन कर लेते हैं तो अमेरिका का और यूक्रेन का जो दोस्ती याराना है बहुत और गहरा हो जाएगा। तो पता लगा जैसे उन्होंने टर्की में मिसाइल लगाई हुई है, यहाँ पे भी लगा देंगे, लगा हमको डराएंगे। तो इन दैट केस रशिया सेड कि जो भी इनकी हेल्प करेगा वो हमारा दुश्मन होगा। तो वॉर लाइक सिचुएशन वहां क्रिएट हो गई। अमेरिका ने बोला कि ठीक है, तुम्हारे यहाँ वीजा और मास्टर कार्ड सर्विस नहीं देंगे, कोई बात नहीं, एनपीसीआई चलेगा, रुपे कार्ड चलेगा वहां पे। तो एट प्रेजेंट रशिया में जो डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो हमारे नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू हो रहे हैं, वहां भी रुपे कार्ड का, क्यूआर कोड का पूरा काम चल रहा है। तो हमारा अब काफी ऑयल गल्फ और रशिया से आने लग गया है, और अब अमेरिका की हालत टाइट है कि भाई ये हमारे रेस्ट्रिक्शन की बात तो मानते ही नहीं। पहले वो रेस्ट्रिक्शन लगाते थे, कंट्रीज मानती थी, अब तो उन्होंने अपनी इज्जत ही गवा दी पूरी। सर अभी तो लेकिन उल्टा उस दिन न्यूज़ में दिखा रहे थे कि क्योंकि अमेरिका और इंडिया की दोस्ती अच्छी है तो रशिया नहीं, हमारी दोस्ती सबसे है, हम दुश्मन किसी के नहीं है, बट हमारी स्ट्रैटेजिक दोस्ती है, हमारी श्रूड दोस्ती है, जिससे हमारा मतलब निकलता है, मुझसे ज्यादा दोस्ती कर लेते हैं। गॉट इट क्लियर? गॉट इट क्लियर? अब ये थोड़ा कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है तो हमारा जो पैसेंजर प्लेन जाए उसको शूट कर देंगे, वो मिलिट्री रिलेशन हमारे गड़बड़ है बस। चले आगे बच्चों।
तो बेसिक प्रपोर्शन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ नेशन शुड बी मेजर्ड नॉट ओनली बाय नेशनल इनकम, बट इट शुड बी मेजर्ड बाय द लाइफ क्वालिटी, दैट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी, पॉलिटिकल फ्रीडम, ह्यूमन राइट, जेंडर क्वालिटी एटसेट्रा। तो थर्ड पॉइंट बच्चों ये भी मार्क कर लीजिए, थर्ड पॉइंट ये भी लिख लीजिए। समझ में आ गया यूनाइटेड नेशंस जैसा क्यों बनाया गया बच्चों? तो इससे, और इंडिया में काफी इसके ऊपर इश्यूज भी रहते हैं हमेशा, और इंडिया ने काफी चीजें तो यूएन के साथ साइन भी नहीं की हुई है अभी। वो कहते हैं हमको इसके बाहर ही रखो, हमको तुम्हारे साथ मेंबर बनना ही नहीं है, क्योंकि जब हमने यूएन की सारी बातें मान ली तो अमेरिका को भी हो सकता है कुछ बहाना मिल जाएगा यहाँ पे फ्री की एंट्री का। तो जो हमारी थोड़ी बहुत बनी बनाई है गल्फ के साथ और रशिया के साथ, वो भी खत्म हो जाएगी। प्लीज पुट दिस। तो अब गल्फ डाइवर्ट हो रहा है। हाँ, आप जाइए फ्लाइट से सऊदी अरेबिया, जो 500 रुपए का नोट, 2000 का नोट, 100 रुपए का नोट यहाँ चलता है, गल्फ कंट्री में फ्रीली एक्सचेंजेबल है। अब आपको डॉलर कैरी करने की जरूरत ही नहीं है वहां पे। जो क्यूआर कोड से आप पेमेंट गूगल पे से करते हैं यहाँ पे इंडिया में, आप गल्फ जाइए किसी भी शोरूम में, क्यूआर से पेमेंट कर दीजिए, ले लेगा इंडियन करेंसी में आपसे पैसा। तो जैसे हमारी इंडियन करेंसी इंडिया में चलती है वैसे ही वहां चलेगी, वहां सब चलेगा। अब चलेगा, पहले नहीं चलता था। पहले सिर्फ एक वो जो मेडिटेरेनियन वाली बेल्ट जो है, कॉर्नर्स जो है, वहां चलता था। अब पूरे सऊदी अरेबिया में चलने लग गया। हाँ, तो दे टेक दुबई में स्टार्ट, मतलब साल 2 साल से था। गॉट इट क्लियर? उसके पहले भी कुछ शॉपकीपर्स ले लेते थे, भाई इंडियन आते ही रहते हैं, बट अब तो ऑफिशियल हो गया है। पहले ऑफिशियल नहीं था ना, अब ऑफिशियल है। पहले तो दे कैन डिनाई, नाउ दे कैन नॉट डिनाई। अब तो वहां पे भी लीगल टेंडर है वो पूरा। बच्चों लिख लिया? चलिए, सो द सेंटर पीस ऑफ दिस रिपोर्ट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो कैसे ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सर कंस्ट्रक्ट होता है? स्टैटिस्टिकल डिवाइस है, यहाँ पे कुछ ये 2 दादाजी लोग की रिपोर्ट है, इनकी रीडिंग आप कर लीजिएगा। तो ह्यूमन डेवलपमेंट है क्या, ये तो आपको सबको पता है। So human development is the process of widening people's choice as well as raising the well-being. पाकिस्तान वगैरह में जो आर्मी वाले होते हैं, शॉप्स पे जाते हैं, कोई भी सामान उठा के खा भी रहते हैं, बट इंडिया में पुलिस वाले भी ये हरकतें नहीं करते। तो वेयर वी कैन से दैट डेवलपमेंट इज मोर चिल्ड्रन इन इंडिया बेसिकली। सड़क चलते ऐसा नहीं यहाँ किसी को झापड़ मार के चला जाएगा, बट वहां पे इस तरह की हरकतें भी आजकल होती है। तख्ता पलट जाता है, अपने प्राइम मिनिस्टर को बदल देते हैं। तो जिस कंट्री में प्राइम मिनिस्टर का ही लेवल ऑफ सेफ्टी 0 है, क्या आप बोल सकते हैं दैट कंट्री इज ह्यूमनली डेवलप्ड? नॉट एट ऑल। तो यूएन की कहानी समझ में आ गई ना? तो यूएन सिर्फ किसके फायदे के लिए है? यूएस, यूके, रशिया, चाइना, फ्रांस एंड ऑल दैट, जो बड़ी पावर्स हैं, इन्होंने बनाए, इन्हीं के फायदे के लिए है बस। चले बच्चों, अभी इंडिया तो थोड़ा स्ट्रांग है, इसलिए ऐसी एंट्री कर नहीं पाते ये लोग, और नहीं तो पाकिस्तान में तो यूएस फोर्सेस ढेर सारी हैं, अफगानिस्तान में तो 20 साल वो फोर्सेस रही, और अब जब अपना मतलब निकल गया, तो उनको मरने के लिए छोड़ दिया, और तालिबान वाले फिर से चले आए। बिना लड़े कहाँ लड़े? तो ना आप समझे नहीं इस बात को। यूएस ने कॉन्कर क्यों किया था अफगानिस्तान को? सिर्फ ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए, अलकायदा को खत्म करने के लिए। जब पता लगा कि चाचू बैठे हुए हैं पाकिस्तान में, गॉट इट क्लियर, तो वहां निपटा दिए उनको। अभी जवारी अंकल बचे थे, ताऊ जी लगते थे बेसिकली, तो उनको भी निपटा दिए। अब उनको लग रहा है कि ये बहुत वीक हो चुका है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, बहुत वीक हो चुका है। तो अब ये ऐसा नहीं है कि हमारे ऊपर अटैक कर सकते हैं, ये भी काफी डर गए हैं। तो अंदर ही अंदर ये चीजें मीडिया में आती नहीं है, अंदर ही अंदर सेटिंग कर ली, भैया देखो तुमने हमारा नुकसान किया, हमने तुम्हारा नुकसान है साहब बराबर। अब ना तुम हमको परेशान करोगे ना हम तुमको परेशान करेंगे। भाई वर्बल ट्रीटी साइन हो गई, रिटर्न में नहीं है, वर्बल ट्रीटी साइन हो गई, हम चले, काम खत्म। तो अपना मतलब निकला, अफगानियों को मरने के लिए छोड़ दिया, तालिबान फिर से वहां चला गया। गॉट इट क्लियर? ये भी बोल दिया कुछ साल तक हम देखो नाटक करेंगे 1-2 साल कि भाई तुम रिकॉग्नाइज नहीं हो, गॉट इट क्लियर, और तुम भी अर्जी फर्जी न्यूज देते रहना। तो अल्टीमेटली तालिबान गवर्नमेंट को अमेरिका की एडवांसमेंट्स पसंद नहीं थे। वो बड़े ढके मुंदे घरों में रहने वाले, बुर्का सिस्टम एंड ऑल दैट उनके कल्चर में था। अमेरिका ने उसको भी डिवास्ट कर दिया धीरे धीरे कि बड़े पुरानी सोच के ऑर्थोडॉक्स हैं। तो भाई तुमने मेरा नुकसान किया, मैंने तुम्हारा नुकसान किया, बात खत्म, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। अब ना तुम हमारे घर पे आओगे ना हम तुम्हारे घर पे आएंगे, हम चले, जयराम जी की जय माता दी। तो चले गए, नहीं चले गए, कम क्या हुआ, फिर से आ गया, तालिबान वापस चले आए, और जो ओरिजिनल अफगानी पॉलिटिशियंस थे दे रन अवे समवेयर। कोई जापान चला गया, कोई दुबई चला गया, कोई इंग्लैंड चला गया, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया, तालिबान वापस आ गया। अब दोनों में वर्बल ट्रीटीज हैं भाई, हम तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं करेंगे, तो हमारे यहाँ कुछ नहीं करोगे।
तो अपना मतलब निकला, भाड़ में जाए जनता। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? पक्का? तो इंडिया में भी ऐसी टेररिस्ट एक्टिविटीज होती है, पार्लियामेंट पे अटैक हुआ तो ऐसा थोड़ा है कि उस समय यूएस प्रेसिडेंट ने कुछ बोला नहीं होगा, बोला होगा हम आ रहे हैं, हमारी कंट्री के लोगों ने आपके आने की कोई जरूरत नहीं, जो आप आओगे तो आप उस मनहूस गेस्ट की तरह हो जो जाओगे नहीं, और सो कॉल्ड हमारे साथ अलग थलग गलत सलत हरकतें ज्यादा करोगे, अपने फायदे के लिए हमारा और नुकसान कर दोगे, हम निपट लेंगे खुद से, हमारे पास हाउस द जोश हाई रहता है हमेशा। सर अगर कभी इंडियन गवर्नमेंट सर टेरिटरी एक्सपैंड करती है सर ट्रीटी से और अगल बगल के सर जो यस, यूएन कैन इंटरफेयर इन दैट। सर तो यूएस एग्जीक्यूट कर सकते हैं परमिशन को, जैसे सर सद्दाम हुसैन। हाँ कुछ भी, मतलब सी पावर है। आप जैसे वाघा बॉर्डर है इंडिया पाकिस्तान का, दैट्स अ शो पीस बॉर्डर, तो वहां तो जाइए घूम टहल के चले आइए। अब ये भी ट्रीटी है कि भाई वहां पे फायरिंग नहीं होगी, ये भी इंटरनेशनल ट्रीटी है, बट आप दूसरे बॉर्डर सियाचिन वगैरह के साथ जो पढ़ते हैं वहां पे तो बॉर्डर के आमने सामने पाकिस्तानी और इंडियन सोल्जर ऐसे बैठते हैं बच्चों, वो अपने टिफिन में क्या खा रहा है वो भी आपको नजर आ जाएगा, और अगर आपकी आंख झपकी गोली मार दी उन्होंने आपको। अब जाइए बताते रहिए कि नहीं उन्होंने फायर किया, कुछ नहीं होगा, हमको लगा इंट्रूडर्स थे, ऐसा हम भी करते हैं वो भी करते हैं, गोटे हमको लगा कि भाई आतंकवादी थे, बस काम खत्म, लगा बेनिफिट ऑफ डाउट। समझो, तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। आपके घर में कॉकरोच कब तक सेफ है? जब तक आपकी नजर उसके ऊपर नहीं पड़ गई। कहते हैं ना ईमानदार आदमी कब तक ईमानदार होता है? जब तक उसे बेईमानी करने का मौका ना मिले, बस वो तभी तक ईमानदार रहता है। ओके, चलिए, तो सबको समझ में आ गया व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट चिल्ड्रन? पक्का? चलिए, तो इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल और पॉलिटिकल, ये सारे एस्पेक्ट्स कवर होते हैं यहाँ पे। शैल आई प्रोसीड फर्दर चिल्ड्रन? तो आगे चलते हैं बच्चों। कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट गोज फार बियॉन्ड द इनकम, चॉइस एंड वेलबींग, और उसमें क्या क्या आता है? दिस कुड बी पॉइंट नंबर, कहां तक 3 लिख लिया था ना, 4 आपने डेफिनेशन लिख ली होगी, इसको 5th पॉइंट लिख लीजिए बच्चों। एजुकेशन एंड लिटरेसी, हेल्थ, फिजिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल फ्रीडम लाइक फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, स्पीच, जेंडर रिलेटेड डेवलपमेंट, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, डिसीजन मेकिंग इन पॉलिटिकल पार्ट। आपको इलेक्शन लड़ने की परमिशन होगी, गॉट इट क्लियर? आपने जितनी जगह खरीदी आप उस पर घर बना सकते हो अच्छा सा। सो कॉल्ड मेल और फीमेल के बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, फीमेल्स आर देयर दे विल बी पेड लेस और मेल्स आर देयर दे विल बी पेड मोर, मेल्स आर dominated by females so they'll be paid less in some offices and females are having the supreme power so they'll be paid more। ऐसा कोई जेंडर इनइक्वालिटी नहीं होगी कि लड़का है तो सैलरी ज्यादा, लड़की है तो सैलरी कम, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ये सारी चीजें जब आ जाएंगी बच्चों तब बनेगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ओके, कॉपी देम क्विकली। तो ये बात समझ में आ गई बच्चों कि ये जो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है ये सारे एस्पेक्ट्स को कवर अप करेगा। ओके, समझ में आ गई बच्चों बात? चलिए, तो मेन एलिमेंट्स इसमें क्या थे? क्वालिटी ऑफ लाइफ इज द सेंटर ऑफ डेवलपमेंट। सेकेंड पॉइंट, it is the end of all activities while economic growth is only the means to this end। अगर स्कूल अच्छा खुल गया तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ है, बट वहां एजुकेशन अच्छी जब मिलेगी तो वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। तो स्कूल की क्लासेस में एसी लग गया, दैट्स इकोनॉमिक ग्रोथ, बट टीचर वहां पे ऐसा पढ़ाए बच्चों को कि पंखा ना भी चल रहा हो तो उनको गर्मी फील ना हो, इतना इंटरेस्टिंग होना चाहिए टॉपिक। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट एज सच। गॉट इट क्लियर? आप डेली खाना खा रहे हैं, इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ, बट वो खाना ठीक से डाइजेस्ट हो जाए, दैट इज द क्वालिटी ऑफ लाइफ। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? So the purpose of economic development is to widen all choice। सेम रिपीट पॉइंट्स लिखे हैं तो मैं इसको कवर अप नहीं करूंगा। ओके, तो कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट पे चलते हैं बच्चों, कैसे कंस्ट्रक्शन होता है, नजर आया सबको? सो पीपल कैन पुट द हेडिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। चिल्ड्रन, मैंने आपको बताया कि 1990 में यूएन ने पहली बार रिपोर्ट छापी थी, फिर उसके बाद हर साल छपने लग गई। तो यहाँ पे कौन कौन से पैरामीटर्स को हम देखेंगे जिससे साबित करेंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। द फर्स्ट इज चिल्ड्रन लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। 96 ईयर्स तक लोग जिंदा हैं, बट 70 साल के बाद कोई अपनी इंटेलिजेंस खो दिए, कुछ ठीक से चल नहीं पा रहे हैं, आईसाइट का प्रॉब्लम है, दांत सारे टूट गए, तो लाइफ लॉन्ग तो हो गई बट हेल्दी नहीं है। सेकंड, टू अक्वायर नॉलेज। सो व्हेन स्टूडेंट से कि हमारे स्कूल में टॉपिक कटवा दिया जाता है तो मेरे को यही बात याद आती है, तो टॉपिक कटवा दिया गया, सिलेबस तो कंप्लीट करा दिया, एग्जाम में आप पास भी हो गए, नंबर भी आ गए। जब आपसे किसी ने पूछ लिया
स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में जब आप जापान गए थे, व्हाट अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट इन योर कंट्री, व्हाट यू से, हम नहीं जानते इसको, हमारे सिलेबस में नहीं था, हमें कटवा दिया गया था। जैसे सीबीएसई में क्लास 10th में इस साल से पीरियोडिक टेबल हटवा दिया गया है केमिस्ट्री में, तो प्रभु पढ़ेंगे क्या? कटोरे में नंबर आ जाएंगे, कटोरे में चिट आएगी, बेटा चिट उठाओ यही तुम्हारा नंबर हो जाएगा। व्हाट द हेल इज गोइंग, आई कांट अंडरस्टैंड बेसिकली। व्हाट इट क्लियर? इतने बढ़िया बढ़िया चैप्टर अकाउंटेंसी में थे व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट चिल्ड्रन, सारे चैप्टर्स पिछले 5-10 साल में हटा दिए गए। क्यों? डोंट गिव मच प्रेशर टू द स्टूडेंट। वो प्रेशर कम लेकर 11वीं 12वीं तो पास कर जाता है, जब वो आईटी में पहुंचता है वो आत्महत्या कर लेता है जाके। 10 साल बाद उसकी शादी होती है, डाइवोर्स हो जाता है उसका। क्यों? उसने बचपन से जब पढ़ाई का प्रेशर नहीं लिया, तो वो करम जला कलमुआ जीवन का प्रेशर क्या ले पाएगा? समझ में आई बात? तो जीवन का प्रेशर लेने के लिए पहले बच्चों पढ़ाई का प्रेशर लेना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो सिलेबस कॉम्पिटिटिव होना चाहिए, और ऐसे ऐसे चैप्टर्स बच्चों को हटा दिए गए, मैं आपको बताऊंगा, जो सीए फाउंडेशन में भी हैं। बच्चों को कितनी बार एमबीए में काम आते हैं, हर जगह काम आते हैं, बट हटा दिए गए। इकोनॉमिक्स में वो हटा दिया गया, माइक्रो इकोनॉमिक्स में 12th में आप लोग पढ़ेंगे, आईसीएससी के स्टूडेंट्स को तो है, सीबीएसई में हटा दिया गया। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, कैसे डिमांड का बिहेवियर जानना है। एमबीए में फर्स्ट सेमेस्टर में मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में सबको पढ़ाया जाता है, और वहां पे प्रोफेसर क्या बोलता है, पीपल हैव डन इन माइक्रो इकोनॉमिक्स अर्लियर, आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। उस बेचारे को क्या पता, वहां कटवा दिया गया था सर सिलेबस। तुम्हारा एजुकेशन सिस्टम एकदम ही बंटाधार होता जा रहा है, ईयर आफ्टर ईयर, ईयर आफ्टर ईयर बंटाधार होता जा रहा है। हम तो स्कूल जाते ही थे 8 पीरियड मार खाने के लिए, वही हमारी पढ़ाई थी। आज बच्चे को फूक भी दीजिए पूरा खानदान चलाता है। छुए कैसे हमारे बच्चे को? हम लोग पूछते हैं छुआछूती बीमारी है क्या, उसको छुए कैसे? समझ में आ गई बात बच्चों? तो तुषार जी अगर कटवा दिया गया है तो प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाएगी बच्चे। नॉलेज कम अक्वायर करेंगे तो ह्यूमन डेवलपमेंट गिर जाएगा। ओके, टू हैव डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। कभी कभी मैं बच्चों से पूछता हूँ व्हाट इज डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सर? एवरी वीकेंड रेस्टोरेंट जाके खाना खाएंगे सर, सिनेप्लेक्स में और मल्टीप्लेक्स में मूवी देखेंगे, और सर एक आईफोन तो होना ही चाहिए सर, नहीं होगा ना सर तो पिछड़ी जाति एवं जनजाति में चले जाएंगे सर, शेड्यूल कास्ट का हमको बना दिया जाएगा। दिस इज द हेल्थ दैट वी टॉक अबाउट डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग? नो। बटर पनीर मसाले की तेलही सब्जी जिसको खा के कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए, ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिसेंट नहीं है। समझ में आई बात कि नहीं? तो गुड एजुकेशन पीपल शुड हैव, गुड एजुकेशन। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं जब क्लास 11-12 में था बच्चों, मैंने 3 डिप्लोमा कोर्सेज किए थे। एक मार्केटिंग का था, एक इंटरनेट एप्लीकेशन और नेटवर्किंग वगैरह का था, इसलिए कंप्यूटर थोड़ा ठीक ठाक चलाना आ गया है। मैंने कभी कोई कंप्यूटर कोर्स किया नहीं। स्कूल में भी टाइम पास टाइप का था, वो फर्जी टाइप की लैंग्वेजेस पढ़ाते थे, बेसिक और पता नहीं क्या, कोबोल और फोर्ट्रॉन, सी प्लस उस जमाने तक आया नहीं था। ओके, तो बाद में पता लगा जिस इंस्टीट्यूशन से कोर्सेज किए थे दैट वाज अ फ्रॉड इंस्टीट्यूशन। कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्ञान तो मिल गया ना, ज्ञान तो ले लिया ना, ज्ञान तो ले लिया। तो नॉलेज इज मोर इंपॉर्टेंट देन सर्टिफिकेट चिल्ड्रन। आई रिपीट, नॉलेज इज मोर इंपॉर्टेंट देन सर्टिफिकेट। आज क्या है कि सर्टिफिकेट है बट नॉलेज नहीं है, और हमारे जमाने में नॉलेज थी, सर्टिफिकेशन ज्यादा नहीं था। हमने नेगोशिएशन एमबीए में नहीं सीखा, सब्जी मंडी में जाके सीखा। मैथ्स हमने सब्जी मंडी में सीखी कि उसको 250 ग्राम का रेट याद है, उससे वो 4 करके 1 किलो में कन्वर्ट कर लेता है। रेशियो, प्रपोर्शन, फ्रैक्शन हमारी मम्मी ने सिखाया। बेटा दूध वाले को बोलना है 2.5 लीटर दूध देगा, 3 लीटर नहीं देगा। समझ में आ गया? 5/6 ऑफ द क्वांटिटी इज व्हाट? 5/6 ऑफ द क्वांटिटी इज व्हाट? व्हाट इज नॉट व्हाट? 1/6। तो समझ गए, एक पार्ट अगर 5/6 हुआ तो दूसरा 1/6। तो हमें रेशियो प्रपोर्शन ऐसे पढ़ाया गया था। समझ में आ गया? दैट इज नॉलेज विच इज रिक्वायर्ड दीज डेज। बट खैर कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बस आप इसको लिखिए। तो ये 3 पैरामीटर्स बच्चों सबको क्लियर हो गए? कैसे एचडीआई ना पाए क्या? एचडीआई कैलकुलेट करते टाइम आप इन 3 बातों का जिक्र करते हैं। कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस है। ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में पहुंचेंगे तो ढेर सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी। और अभी मैं जब इकोनॉमिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में आपको इंडेक्स नंबर पढ़ाऊंगा तो वहां पे मैं आपको इसका एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा बच्चों। तो प्लीज पुट दिस। चलो, तो एचडीआई ज्यादा बातों का जिक्र करेगा सिर्फ इनकम के अलावा। तो ये बात समझ में आ गई? यहाँ पे अगर हम हेल्दी लाइफ की बात कर रहे हैं बच्चों, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखेंगे, बर्थ रेट क्या है, देयर आफ्टर एवरेज कितने साल बच्चा स्कूल गया। तो प्लीज नोट डाउन दिस चिल्ड्रन, प्लीज नोट डाउन दिस। 3 variables that are to be considered for HDI. पहला, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ।
आपने बच्चों ध्यान दिया होगा, व्हेन इन आवर कंट्री, पहले की बात है कि बच्चे पैदा होते थे और 1 साल के अंदर ही मर जाते थे, इसको बोलते हैं इन्फेंट मॉर्टैलिटी। पहला बर्थडे सेलिब्रेट करने से पहले ही राम राम सब थे। तो गवर्नमेंट स्कीम्स लेके आई फॉर द विमेन्स हु आर गोइंग टू गिव बर्थ टू द न्यूबॉर्न, एंड बच्चों के लिए वैक्सीनेशन फ्री है। क्यों ये सब किया गया? ताकि माँ बाप के ऊपर बच्चे बोझ ना बने। वो बच्चे जीनियस होंगे नहीं होंगे तो वक्त बताएगा, बट एटलीस्ट हम मरता हुआ नहीं छोड़ सकते, यही इंसानियत है। तो गवर्नमेंट ने वैक्सीनेशन पूरे इंडिया में बच्चों पोलियो फ्री कर दिया। पोलियो तो एक वैक्सीन है, ऐसी ढेर सारी वैक्सीन छोटे बच्चों को लगती है। आपको बचपन ढेर सारे इंजेक्शन ठोके गए होंगे, ड्रॉप पिलाई गई होंगी, और वो सो कॉल्ड दिमागी बुखार एंड ऑल दैट, पता नहीं क्या क्या आता है। तो हाँ, कि भाई बच्चे मरे ना, गॉट इट क्लियर। क्योंकि अगर ज्यादातर बच्चों की डेथ हो गई तो हो सकता है उसमें से कुछ सुपर इंटेलिजेंट होते, कुछ सुंदर पिचाई होते, और वो आज एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट इसीलिए रिच कम्युनिटी से ढेर सारा टैक्स लेती है, ताकि बच्चों को फ्री में मेडिसिन दी जा सके। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? पक्का? और वैसे तो प्राइवेट डॉक्टरों ने लूट लपाट मचाई हुई है, उसका हम जिक्र कर नहीं सकते। ओके बच्चों, ये बात समझ में आ गई? तो इसीलिए फ्री मेडिसिन टू द प्रेग्नेंट लेडीज, दवाई फ्री दी जाती है। उसके बाद जो माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते स्कूल में, स्कूल्स फ्री हैं। देयर आफ्टर गर्ल चाइल्ड को बोझ मानते थे हमारे देश में, दुनिया में लोग, पता नहीं, उन सबको तो शूट कर देना चाहिए बेसिकली, बोझ मानते थे। तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट स्कीम्स भी हैं, स्कॉलरशिप स्कीम्स आर देयर, इसलिए ताकि नंबर ऑफ ईयर ऑफ स्कूलिंग बढ़ जाए, सिंपल एज दैट। और नंबर ऑफ इयर्स ऑफ स्कूलिंग अगर बढ़ेगा बच्चों, तो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बढ़ेगा। जब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बढ़ेगा तो वर्ल्ड में हमारी पिक्चर अच्छी बनेगी, तो काफी कंपनीज हमारे लोगों को हायर करेंगी, काफी कंपनीज इंडिया में प्लांट सेटअप करेंगी। कोविड में सबसे ज्यादा लोग बचे, यहाँ पे सबसे कम डेथ रेट था वर्ल्ड में। क्यों? मुन्ना हलवाई के सड़े तेल के छोले भटूरे, नाली के पानी की चटनी खिलाता था हमको वो, इसलिए। हाँ, धारावी देख लीजिए, धारावी में बच्चों 0.42% था इन्फेक्शन रेट, 0.42। सिंपल है, उनको क्या, उनकी तो इम्यूनिटी, कोविड डर गया। मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मैं चलूं जरा कनॉट प्लेस में वार करता हूँ थोड़ा सा, मैं चलूं थोड़ा मुंबई के सो कॉल्ड विले पार्ले चलता हूँ, वहां पे अच्छे लोग हैं, उनको पकड़ता हूँ मैं। तो ये भाग गए। तो मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग बढ़ेगा, तो जब ये बढ़ेगा तो एचडीआई बढ़ेगा, हमारे लोगों की अच्छी पिक्चर बनेगी, और बाहर से लोग इन्वेस्ट करेंगे इंडिया में। ओके, लिखिए बच्चों, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग। एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, माना जाता है कि हमारे देश में अब बच्चों एनईपी के तहत 19 साल में बच्चा 12वीं पास करता था, आप तो 18 साल में कर जाएंगे। जो 2021-22 से स्कूलिंग जितनी चालू हुई 22-23 से, ये 19 साल में 12वीं पास करेंगे। 3 इयर्स का इनका ग्रेजुएशन रहेगा और 2 इयर्स का पोस्ट ग्रेजुएशन। अभी 18+3+2 रहता है, तो 19, 20, 21, 22, 23, 24 माना जाता है कि सो कॉल्ड 24 साल तक आपकी पूरी पढ़ाई लगभग कंप्लीट हो जाएगी। प्लस काफी बच्चे इसलिए पढ़ाई छोड़ देते थे, भाई ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, अब नहीं चल पा रहा, प्रॉब्लम आ गई, फैमिली प्रॉब्लम्स, कमाना है पैसा एंड ऑल दैट, दे यूज्ड टू लीव स्कूल, दे यूज्ड टू लीव यूनिवर्सिटी। एनईपी में एक नया सिस्टम आ गया, 12th पास कर लिया आपने एट द एज ऑफ व्हाट चिल्ड्रन, 19, फिर अब 3 साल आप यूनिवर्सिटी गए, अगर पहले साल पढ़ाई करके छोड़ देते हैं तो यू विल गेट अ डिप्लोमा सर्टिफिकेट। व्हाट? डिप्लोमा, समझ में आ गया? या जस्ट होल्ड ऑन, डिप्लोमा नहीं, सिंपल सर्टिफिकेट। 2 साल पढ़ाई किया तो आपको एक डिप्लोमा मिल गया, और जब 3 साल कंप्लीट कर लेंगे तो डिग्री। फिर आप आगे पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडीज के लिए गए, 1 साल पढ़ लिया तो पीजी डिप्लोमा, और अगर आपने अपना 2 साल का पूरा पढ़ाई कंप्लीट कर लिया तो आपको पीजी डिग्री मिल जाती थी। तो किसी भी लेवल पे जब आप अपनी पढ़ाई छोड़ते हो तो आप बेयर हैंडेड नहीं जाते, हम कुछ ना कुछ सर्टिफिकेशन आपको दे देते हैं। तो इससे होगा क्या कि लोग इस डर से पढ़ाई नहीं छोड़ेंगे, यार 3 साल पता नहीं पढ़ पाएंगे कि नहीं यूनिवर्सिटी में, चलो कोई बात नहीं, 1 साल भी पढ़ा तब भी सर्टिफिकेशन है। तो हमारे लोग जो अभी तक अनस्किल्ड माने जाते थे वो इनकम्प्लीट एजुकेशन में सेमी स्किल्ड होंगे, स्किल्ड होंगे, बट अनस्किल्ड नहीं होंगे। रिजॉइन कर सकते हैं, हाँ, 4 साल बाद आप पढ़ाई को रिजॉइन कर सकते हैं। ये सब एनईपी 2020 में आया बच्चों, पहले नहीं था। क्यों किया गया ये सब? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को बढ़ाने के लिए। तो जब हमारा डेटा कनाडा जाता है, जब हमारा डेटा यूएस जाता है, जब हमारा डेटा न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जाता है, वहां के बिजनेसमैन को लगता है भाई कंट्री में लोग एचडीआई बढ़ा हुआ है, लोग अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, चलो यहाँ पे फैक्ट्री लगाते हैं चल के, तब पैसा आता है कंट्री के अंदर। ओके, तो आप भी उसी जमीन पे पौधा लगाएंगे जिसकी फर्टिलिटी ज्यादा हो।
नहीं भी होगी तो कैक्टस लगा देंगे, वो भी उग जाएगा। एंड द थर्ड लास्ट पॉइंट, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब देखिए बकवास, किस करेंसी में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेजर किया जाता है? डॉलर। मेरे क्यों भाई, खत्म कहानी यूएस की, खत्म। आने वाले 30 साल हिंदुस्तान के हैं बच्चों। तो इसके लिए इंटरनेशनल कंपैरिजन के लिए GNI देखा जाएगा और इसे आप कन्वर्ट करेंगे इंडियन करेंसी में। तो आप दो बातें तो बहुत ध्यान से याद रखिएगा, पहला लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ और दूसरा द नॉलेज अक्वायर्ड। कैसे पता लगेगा? मीन इयर्स ऑफ स्कूलिंग, एवरेज आप कितना गए, एक्सपेक्टेड आपको कितना जाना था। तो जाना था 25 साल की उम्र तक, और हमारे 99% इंडियंस 20 साल तक स्कूलिंग की, उन्होंने कॉलेज अटेंड किया है। तो वी कैन से 80% एजुकेशन दे हैव अटेन्ड। हाउ मच? 80%। डन। चलो, परचेजिंग पावर पैरिटी का मतलब होता है कि हम अपने 1 रुपए में कितना सामान खरीद सकते हैं। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, 1 रुपए तो छोटी रकम है। 100 रुपए में इंडिया में आप 1 kg राइस खरीद सकते हैं। हाउ मच? 1 kg। और $1 में यूएस में आप 1 kg राइस खरीद सकते हैं। तो हमारा $1 मतलब यूएस वाले ऐसा बोलेंगे, इंडिया के कितने के बराबर हो गया? 100। तो परचेजिंग पावर पैरिटी एक थ्योरी है बेसिकली, जिससे हम एक्सचेंज रेट को डिटरमिन करते हैं। व्हाट? एक्सचेंज। अब नहीं चलती है थ्योरी, ये थ्योरी 40s में अबैंडन कर दी गई है। इसके ऊपर अगर आप और ज्ञान चाहते हैं तो मेरा एक वीडियो आपको मिलेगा, ICN CBSE मैक्रो इकोनॉमिक्स के नाम पे प्लेलिस्ट है, उसमें आप फॉरेन एक्सचेंज और बैलेंस ऑफ पेमेंट के नाम पे वीडियो देखिएगा। उसमें स्टार्टिंग के वीडियो में ये लिखा हुआ है कि इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, ऑल दैट। वैसे आप 12th के सिलेबस में पढ़ेंगे इसको। सर इंडिया में राइस आसानी से उगा सकते, फॉर एग्जांपल सर अमेरिका में वो कंपैरेटिवली हायर रेट पे होगा, तो सर तब तो जब हमको एक बेसिस चाहिए था कि दोनों कंट्रीज की करेंसी का इक्विवेलेंस क्या होगा। तो उस जमाने के लोग जितने पढ़े लिखे थे, जितनी अकल थी, उन्होंने मान लिया। गोल्ड पे होता है। उसके बाद ये कैंसिल हुआ और गोल्ड पे आया कि भाई इंडिया में गोल्ड है 60,000 रुपए का 10 ग्राम, और यूएस में गोल्ड है $600 का 10 ग्राम। तो हमारे यहाँ 60,000 रुपए में जितना गोल्ड आएगा, यूएस में उतना गोल्ड $600 में आएगा। तो सो कॉल्ड उनका $1 हमारे 100 रुपए के बराबर हो गया। फिर ये भी थ्योरी अबैंडन कर दी गई। तो अब डिमांड एंड सप्लाई चलता है कि जब डिमांड ज्यादा होगी तो डॉलर प्राइस बढ़ेगा। पढ़ेंगे बाद में, परेशान मत होइए। चलिए, ये बात समझ में आ गई बच्चों? ये सब टाइम पास बकवास लिखी हुई है। तो 3 चीजें क्लियर हो गई जो आपने हेडिंग्स लिखी हैं अभी, उसी में 3 चीजें, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन अटेनमेंट एंड एडजस्टेड ग्रॉस नेशनल इनकम इंडेक्स। मतलब सर, नेशनल इनकम इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स, नेशनल इनकम इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स। खोपड़े में बात गई। और इसमें 2 बातें आती हैं, आपको याद होंगी। इट इज कितने इयर्स की एजुकेशन हुई और कितने इयर्स की एजुकेशन एक्सपेक्टेड थी। समझ गए? बट HDI का देयर इज नो कैलकुलेशन एज फार एज आई हैपन टू सी दिस। एक ये बकवास फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसको रट लीजिएगा। एक्चुअल वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। यहां लिखा है HDI इज द ज्योमेट्रिक मीन। अब सर, ये ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन क्या होता है? ये ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में पढ़ाया जाता है। गॉट इट क्लियर? एक दिन करा दूंगा सवाल, जब हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे, आई लेट यू नो। ठीक? हाँ, वही सेम ही है। इंडेक्स का जो प्लूरल होता है दैट इज इंडाइसेस। ओके, चला गया बच्चों? लिख लिया? ये वैल्यू इन्हीं तीनों चीजों से निकाली गई है। ये जो 3 डेटा यहाँ पे आपको मिलेंगे, इसी डेटा को हम मैनिपुलेट कराते हैं बेसिकली। ये जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना मीन स्टैटिस्टिक्स में, तब मैं एक क्वेश्चन ले लूंगा, इसको करा दूंगा आपको। डोंट वरी, डोंट वरी। चलिए, बस ये लर्न कर लीजिएगा बच्चों। हर कंट्री का परफॉर्मेंस 0 से 1 के बीच में होता है। जितना 0 के करीब होगा बकवास, जितना 1 के करीब होगा वो अच्छा। 1 होगा तो परफेक्ट। समझ गए? यस। चलिए, इवैल्यूएशन ऑफ HDI, इसमें कुछ खास है नहीं, बस थोड़े से आपको मेरिट्स ही पढ़ने हैं।
और मेरिट्स में वो चीजें फिर से आ जाएंगी। कंबाइंड इकोनॉमिक इंडिकेटर होता है, पहला पॉइंट मार्क करिए बच्चों, कंबाइंड इकोनॉमिक इंडिकेटर। सेकेंड पॉइंट इज कॉम्प्रिहेंसिव मेजर, एक ही चीज को दो बार बताया जा रहा है आपको, कंबाइंड इकोनॉमिक मेजर बोले या कॉम्प्रिहेंसिव मेजर बोले, एक ही बात है। थर्ड इज इंक्रीज्ड अंडरस्टैंडिंग। फोर्थ इज फोकसेस पॉलिसी मेकर्स। गॉट इट? चलिए अगली क्लास में बच्चों HDI के मेरिट्स आपको पढ़ाए जाएंगे। ओके, कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क। दैट्स ऑल फॉर टुडे।